हे दोस्तों, आपके लिए ना एक क्वेश्चन है। स्पेशली अगर आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, जहां एक तरफ कई बार कई स्मार्ट लोग करोड़ों रुपए की फंडिंग उठाने के बाद बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट फिर भी वो लोग बिलियन डॉलर कंपनी नहीं खड़ी कर पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक 19 साल का एवरेज लड़का बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट करता है और कुछ टाइम बाद उसे बिलियन डॉलर प्लस की कंपनी बना देता है। तो ये अमेजिंग चीज कर पाने के पीछे का रीजन क्या है? ऑप्शन ए, लक, किस्मत बाबू भैया, किस्मत की चाबी बस मिल गई होगी, इसीलिए दरवाजा खुला और बूम, और बिलियन डॉलर बिजनेस का खजाना सामने। या फिर ऑप्शन 2, आपको लगता है कि यार उस लड़के ने कुछ तो सही स्टेप्स लिए होंगे, लर्नेबल चीजें जिससे हम भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ और बिजनेस में अप्लाई करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वेल, अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हो तो वेलकम। मेरा नाम है जीशान और आपका स्वागत है सीकेन पे, जहां मैं बुक्स और मेंटर्स की नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। बिकॉज मैं पर्सनली इस चीज को एकदम दिल से बिलीव करता हूं कि आप में और मुझ में बहुत सारी कैपेबिलिटीज है। बस अगर हमें सही मेंटर्स, सही बातें हम सीखे, जिससे हम सही एक्शंस ले सके, तो हम अपनी बिजनेस और लाइफ दोनों में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप भी इस बात पे जरा भी बिलीव करते हो तो आज का वीडियो ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक 19 ईयर ओल्ड लड़का जिनका नाम बेन फ्रांसिस था, उन्होंने 19 साल की एज में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और एक बिलियन डॉलर का जिमशार्क नाम की कंपनी खड़ी कर दी। आज उनकी नेटवर्थ अगर आप देखोगे तो वो 120 करोड़ यूएसडी है, जो इंडियन रुपीस में इतने होते हैं। कैसे उन्होंने किया, आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे, उनकी पूरी डिटेल स्टोरी और केस स्टडी से सीख के। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उनकी स्टोरी बताऊंगा और आप खुद से ट्राई करना है बिजनेस लेसन्स निकालने का या लाइफ लेसन्स निकालने का इस स्टोरी से, बिकॉज वो चीज ज्यादा पावरफुल होगी। एंड में तो मैं अपने लेसन्स बता ही दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आपके भी कुछ लेसन्स जो आपको स्टोरी से मिलते हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताना। नाउ लेट्स स्टार्ट। बेन फ्रांसिस जब 16 साल के थे तो वो बहुत ज्यादा पतले थे, जिसकी वजह से ना उनका कॉन्फिडेंस काफी कम रहता था। तो उन्होंने सोचा कि यार चलो जिम जाते हैं, मसल ग्रो करते हैं, जिससे उनकी बॉडी भी बड़ी होगी और उनका कॉन्फिडेंस भी। ना एक तरफ पे ना बेन जो थे ना वो स्कूल में इतने अच्छे नहीं थे, वहीं दूसरी तरफ वो जिम को काफी सीरियसली लेते थे। इनफैक्ट उन्होंने एक चीज करना स्टार्ट करी। कुछ हफ्ते जिम जाने के बाद ही उन्होंने रियलाइज करा कि यार कंसिस्टेंट रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए वो हफ्ते में 5 दिन जिम जरूर जाएंगे। उन्होंने ऑनलाइन जाके एक वर्कआउट रूटीन डाउनलोड करी और 1 साल तक लगातार स्ट्रक्चर को फॉलो किया, जहां वो 5 दिन जिम जाते थे और उसी रूटीन को फॉलो करते थे। ये उनका पहला सेल्फ इम्पोज स्ट्रक्चर था जिसने उन्हें बहुत ज्यादा रिजल्ट दिया। यही सेम चीज फिर उन्होंने देखा कि जिम में काम करती है, तो उसी चीज को उन्होंने स्कूल लाइफ में भी अप्लाई करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जहां पहले वो स्कूल में इतने अच्छे नहीं थे, अब उनके ग्रेड्स काफी अच्छे आने लग गए। कंसिस्टेंटली एक स्ट्रक्चर्ड चीज को फॉलो करते रहना, ये चीज ने उनके अंदर डिसिप्लिन डाली और उन्हें बहुत ज्यादा रिजल्ट दिया। और यहीं से आप बोल सकते हो वो जो पहला कोर बिजनेस लेसन था उन्होंने सीखना स्टार्ट किया। और यहीं से आप बोल सकते हो वो स्टार्टिंग का फंडामेंटल होता है ना बिजनेस के लिए, डिसिप्लिन रिक्वायरमेंट, कंसिस्टेंसी और बिजनेस में स्ट्रक्चर होना, ये सारी चीजें उन्होंने इस चीज से सीख डाली ना। इसके बाद जब वो कॉलेज पहुंचे तो चीजें थोड़ी बदलना स्टार्ट हो गई। उन्होंने देखा कि आईटी में बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है और उनको भी वो चीज काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी, इसीलिए वो आईटी में घुसे। इसके बाद वो बहुत ज्यादा हुक हो गए और उन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट करी। उनकी पहली वेबसाइट थी जहां वो लाइसेंस प्लेट बेचते थे। वो क्या करते थे, अगर कोई इंसान लाइसेंस प्लेट का उन्हें ऑर्डर देता था तो वो अपने लोकल शॉप में जाते थे जो एरिया के पास थी, वहां से लाइसेंस प्लेट बनाते थे और उसे ऑनलाइन डिलीवर करा देते थे। यहाँ से उन्होंने अपनी पहली ऑनलाइन इनकम करना स्टार्ट करी, जिसके लिए उन्हें पैसे भी नहीं लगे। कोडिंग की स्किल तो उनको आती ही थी, प्लस ऑर्डर मिलने के बाद जो पैसे आते थे उसी का वो यूज करके लाइसेंस प्लेट बनवाते थे, अपना कट रख के उसे शिप करवा देते थे ना। ये चीज थोड़ी बहुत चल रही थी, बट फिर स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने एस्टन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी। यूनिवर्सिटी में पहली बार उनके हाथ में आईफोन आया, और आईफोन जैसे ही उनके हाथ में आया वो चीज उन्हें और ज्यादा फैसिनेट कर दिया। टेक्नोलॉजी का कीड़ा और कोडिंग का कीड़ा तो उनके अंदर था ही, इसीलिए उन्होंने आईफोन के जो एसडीके होता है ना उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कई सारी बुक्स पढ़ी, कई सारे यूट्यूब वीडियोस देखे और फिर आईफोन के एप्स बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने नोटिस करा कि आईफोन एप्स में भी बहुत पैसे आ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने 4 आईफोन के एप्स बनाए। 2 फिटनेस से रिलेटेड थे। पहला ऐप ये था जहां से कोई भी इंसान अपनी एक वर्कआउट रूटीन क्रिएट कर सकता है, प्री मेड वर्कआउट रूटीन अपने कैलेंडर में डाल सकता है और उसके हिसाब से एक्सरसाइज कर सकता है, सारी प्रोग्रेस भी रिकॉर्ड कर सकता है। फिर दूसरा ऐप उन्होंने बनाया था जो बेसिक ट्रेनिंग का ऐप था, जहां एक यूजर अपने हिसाब से एक्सरसाइजेस ले सकता है और वो कैसे अच्छे से करना चाहिए प्रॉपरली फॉर्म के साथ, वो चीज़ वहाँ से सीख सकता है ना। इंटरेस्टिंगली ये दोनों ही जो ऐप थे ना वो यूके के टॉप चार्ट्स में आ गए थे और कई सारी दूसरी कंट्रीज के भी। फिर उनके दिमाग में आया कि यार चलो फिटनेस का एक सोशल नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जहाँ सारे फिटनेस फ्रीक एक साथ रहेंगे, बातें करेंगे। आप बोल सकते हो लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल्स के लिए होता है, वैसे ही फिटनेस के लिए उनको एक कम्युनिटी क्रिएट करनी थी ना। ये चीज भी उन्होंने जोश के साथ करना स्टार्ट करी। सेवरल थाउजेंड मेंबर्स भी ज्वाइन हुए, बट ऑब्वियसली ये चीज जितना उन्होंने सोचा था उतनी सिंपल थी नहीं।
और आप बोल सकते हो ये वाला जो उनका एंडीवर था वो एक फेलियर साबित हुआ। बट ये सारी चीज़ें करते करते ना उन्हें एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई थी कि उनको ना फिटनेस, टेक्नोलॉजी और क्रिएशन, ये तीनों चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। और जब भी वो फिटनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो थोड़ी बहुत काम भी ज़्यादा करती है। यहाँ तक उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि यार जितना उन्होंने डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी है उससे एक चीज़ तो उन्हें क्लियर हो गई है कि जितना हो सकता है उतना फेल होना चाहिए और जितना हो सके उतना जल्दी फेल होना चाहिए, ताकि हमें वो मालूम पड़ सके कि क्या चीज़ें काम करती है, क्या पैशन है हमारा। ना ये क्लैरिटी तो उनको मिल गई थी, बट अभी भी उनका विजन इतना क्लियर नहीं था। वो एक $multi-million बिजनेस खड़ा करेंगे, $1 billion बिजनेस खड़ा करेंगे, ऐसा उनके दिमाग में अभी तक कुछ नहीं आया था। बस उनको फिटनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना था, इसलिए अब उन्होंने फिटनेस से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स को बेचने का डिसीजन लिया। बट बात ये थी ना कि फिटनेस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें वो बहुत महंगी आती है। इसीलिए वो अपने एक फ्रेंड के पास गए जो यूएसएन में काम करते थे। यूएसएन बेसिकली एक बहुत बड़ी साउथ अफ्रीकन सप्लीमेंट का ब्रांड है। वहां जाके उन्होंने पूछा कि यार मैं कौन सा सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ बल्क में और उसे ऑनलाइन बेच सकता हूँ प्रॉफिट कमाने के लिए। ना इसके ऊपर उनके दोस्त ने कहा तुमको 8,000 पाउंड मंथ का मिनिमम ऑर्डर देना पड़ेगा, तब जाके तुम ये चीज कर सकते हो। ना बेन ने अपनी पूरी जिंदगी में 8,000 पाउंड्स नहीं देखे थे, इसीलिए वो ये चीज नहीं कर पाए। बट फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो सोचने लग गए। उनके दिमाग में आया कि यार क्यों ना जैसा मैं लाइसेंस प्लेट के साथ करता था वैसे यहाँ पे भी करना चालू करूँ। पहले ऑर्डर ले लूँ और फिर सप्लीमेंट खरीदूँ, उसकी पैकेजिंग करके उसको शिप कर दूँ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी ना कि अगर वो ऐसे ही चीज़ को करते तो प्रॉफिट मार्जिन उनको बहुत कम मिलता और बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाता। बट यहाँ पे पैसे ना होने को अगेन उन्होंने एक्सक्यूज की तरह पकड़ के छोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने और दिमाग लगाना स्टार्ट किया और फिर उनको आया आइडिया ड्रॉप शिपिंग का। अब मैं आपको बता दूं, इन्होंने जब ड्रॉप शिपिंग करना स्टार्ट करी थी बेन ने, तब ड्रॉप शिपिंग नाम इतना फेमस था भी नहीं, किसी को पता भी नहीं था कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। बट इनके दिमाग में आ गया था कि हाँ यार ऐसा कर सकते हैं, सेल्स तो मैं करूंगा, कस्टमर तो मैं लेके आऊंगा, लेकिन डायरेक्टली जो प्रोडक्ट भेजने का काम होगा वो मैन्युफैक्चरर ही कर देगा, जिससे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स के और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदने भी नहीं पड़ेंगे और कस्टमर को बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अब अपने टाइम के हिसाब से ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉवल था, इसीलिए उन्होंने बहुत मेहनत करके वेबसाइट क्रिएट करी, सप्लायर्स अरेंज करे, सब कुछ अरेंज कर दिया और बस अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी। और देखते ही देखते उनको करोड़ों की सेल आने लग गई। ऐसा उनको लगा था, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट उनको स्टार्टिंग के 1-2 महीने एक भी सेल नहीं आई। 2 महीने बाद उनको एक सेल आई 52 पाउंड्स की, जिसके अंदर उनको सिर्फ 2 पाउंड्स का प्रॉफिट हुआ। अब ये पैसे सिर्फ 2 पाउंड थे, बट एक्चुअल में वो बोलते हैं कि वो 2 पाउंड ने उनको बहुत ज़्यादा खुश किया। बट आप बोल सकते हैं कि ये वाला आइडिया भी उनका इतना काम नहीं किया। फिर एक दिन बेन जब जिम में थे ना, उन्होंने रियलाइज करा कि यार देखो हर चीज़ के लिए ना कुछ कपड़े होते हैं, जैसे बीच पे जाने के अलग होते हैं कपड़े, घूमने के अलग होते हैं, शादी पे जाने के लिए अलग कपड़े होते हैं, लेकिन जिम के लिए कोई अच्छे क्लोथ्स नहीं होते हैं। हाँ, कई सारे ब्रांड नाइकी, एडिडास वाले लोग बना तो रहे थे इस मार्केट को सर्व करने के लिए, बट वो भी जनरलाइज टी शर्ट्स या ट्रैक पैंट्स ही होते थे। उनको स्टिल एक गैप दिखा कि यार कोई क्लियर डिज़ाइन नहीं है, कोई एक ऐसा पीस ऑफ क्लोथ नहीं है जो दिखाए कि हाँ जिम जाने के लिए ये पहनना चाहिए। सो बस ये आइडिया उनको काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा और बस फिर उन्होंने सोचना बंद किया और सीधा एक्शन लेना स्टार्ट किया। उन्होंने एक स्क्रीन प्रिंटर लिया, सिलाई की मशीन होती है वो खरीद ली और अपने हाथ से ही कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी मॉम, अपनी नानी की हेल्प ली कपड़े बनाने के लिए। उनके दिमाग में अभी भी ऐसा कुछ नहीं था कि यार इससे मैं बहुत बड़ी $1 मिलियन कंपनी खड़ी करूंगा, नहीं। उन्होंने बस ऐसा पैशन उस चीज़ को करना स्टार्ट किया। उन्होंने पहले अपने लिए कपड़े क्रिएट किया और जितने भी पैसे उनके पास बचे हुए थे वो सारे पैसों से फिर फैब्रिक्स, मशीन प्रिंटर्स, सारी चीज़ें खरीद ली। कुछ टी शर्ट्स उन्होंने बनाए और फिर अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर दी, जिसका नाम उन्होंने रखा जिम शार्क। नाउ ये साल 2011 की बात चल रही है, जब वो 19 साल के थे। इसके बाद उनके दिमाग में जिम के लिए शॉर्ट्स बनाने का भी दिमाग में आया, बट शॉर्ट्स बनाने के लिए उनकी जो मशीन थी वो केपेबल नहीं थी। उन्होंने डिज़ाइन तो बना दी थी, बट शॉर्ट्स वो खुद से सिलाई नहीं कर सकते थे। उन्हें ज़रूरत थी एक मैन्युफैक्चरर की, इसलिए वो ढूंढने लग गए कि कौन उनके लिए शॉर्ट्स बना के दे सकता है सस्ते में। तो ढूंढते ढूंढते उनको पाकिस्तान का एक आदमी मिला जिसका नाम था तनवीर। बेन ने तनवीर को अपने शॉर्ट्स का डिज़ाइन भेजा और तनवीर ने उस डिज़ाइन को देखा और एक परफेक्ट शॉर्ट बना के भेज दिया, फ्री सैंपल। नाउ बेन के पास जैसे ये सैंपल आया वो देख के उसे खुश हो गए, क्योंकि वो बहुत अच्छा बनाया गया था। लेकिन प्रॉब्लम यही थी ना कि बेन के पास पैसे नहीं थे। उनको पता था कि यार अब तनवीर से बात करने का इतना कोई फ़ायदा तो है नहीं, 99% चांस है कि मैं जो उसको बोलने वाला हूँ उसके लिए वो ना ही बोलेगा, बट फिर भी चलो 1% चांस है शायद वो हाँ बोल दे, और वो 1% का रिग्रेट वो नहीं रखना चाहते थे। इसलिए बहुत हिम्मत करके उन्होंने तनवीर को कॉल करा और कहा आपने जो शॉर्ट्स क्रिएट किया है वो बहुत अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? मुझे 250 शॉर्ट्स बना के यूके भेज दो
मैं इसे बेचूंगा और तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे सारे पैसे तुमको लौटा दूंगा। बेन को पता था कि आंसर ना ही आने वाला है, बट फिर भी उन्होंने वेट किया। एंड गेस व्हाट, तनवीर ने सरप्राइजिंगली हाँ बोल दी और शॉर्ट्स बना के भेज दिए। ये शॉर्ट्स जब बेन के पास पहुंचे तो उन्होंने पूरी जान लगा के उसे बेचना स्टार्ट किया। और क्योंकि शॉर्ट्स अच्छे थे इसीलिए 48 आवर्स के अंदर ही सारे शॉर्ट्स उनके बिक गए। उन्होंने तनवीर को उनकी फुल पेमेंट कर दी। अब आपको लग रहा होगा यार अब तो चीज़ें फटना स्टार्ट हो गई होगी, उसको पता चल गया शॉर्ट्स चल रहे हैं, 48 आवर्स के अंदर शॉर्ट्स सारे बिक गए। बट ऐसा नहीं था, बिकॉज देखो कई बार इन लोगों को लगता है ना कि बिजनेस जो होता है ना वो एक ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है जो टाइम के साथ साथ ऐसे ऊपर 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 जाता रहता है। और सच तो ये है कि एक ग्राफ ऐसा होता भी है, बट अगर आप इसे थोड़ा जूम करके देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं शॉर्ट टर्म में। हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो ये एक्सपोनेंशियल तो होता ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिम शार्क चालू करने के 2 साल बाद भी बेन जो थे ना वो पूरा दिन काम करते थे, क्लास जाते थे, 4 बजे तक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करते थे, उसके बाद आके पिज़्ज़ा शॉप में पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करते थे 5 से 10 बजे तक रात के। और इस डिलीवरी के बीच बीच में वो अपने कस्टमर्स से कई बार सर्विस से रिलेटेड बातें करते थे। और बात ये भी थी ना कि बेन जो थे ना वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान थे, उन्हें लोगों से स्ट्रेंजर से बात करना इतना पसंद नहीं था, बट फिर भी वो जगह जगह जाते थे, लोगों से बातें करते थे। पिज़्ज़ा डिलीवर करने के बाद फिर वो वापस आते थे और उनके जो भी ऑर्डर्स आए हुए रहते थे दिन भर में वो ऑर्डर को लेते थे, उसकी पैकेजिंग करते थे, उसको शिपिंग के लिए भेजते थे, कस्टमर्स से बात, उनके रिप्लाईज करना, हर एक काम वो करते थे। इसके साथ साथ वो स्विंग मशीन से कपड़े भी सिलते थे, जहाँ वो अपनी मॉम और नानी की अगेन हेल्प लेते थे कई बार। अब एक नॉर्मल इंसान ये सारी चीज़ें सुनेगा तो उसको लगेगा कि यार बेन तो कसम से कितना ज़्यादा हार्डवर्क करता था, कितना टफ और चैलेंजिंग रहा होगा उसके लिए चीज़ें। बट सरप्राइजिंगली ऐसा था नहीं। बेन बोलते हैं ना कि ये सारी चीज़ें तो फन पार्ट थी, उनके लिए ये सारी चीज़ें चैलेंज नहीं थी बल्कि एक गेम जैसा था जिसे वो खेल के एंजॉय करते थे। उन्होंने अपने लिए हर चीज़ गेम जैसा बना दी थी, इतना ज़्यादा उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था। इंट्रोवर्ट तो थे बट फिर भी वो ये सोचते थे कि ये डिलीवरी के चक्कर में ना मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी, जो हुई भी, जिसने उनको आगे बिजनेस में बहुत हेल्प किया। और बाकी सारे स्ट्रगल्स भी उन्हें थ्रिलिंग मज़ेदार लगते थे। बस ऐसे ही बहुत मेहनत करते करते और मज़े करते करते कुछ साल बीत गए। जिम शार्क अब है ना 300 से 400 पाउंड डेली करने लग गया, बट ऑब्वियसली ये भी इतना इनफ नहीं था। बेन को रियलाइज़ हुआ कि उनको कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, हट के करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा पैसे आए। उनका प्रोडक्ट अच्छा था, उनको इस चीज़ पे भरोसा था बिकॉज उनके प्रोडक्ट बिना मार्केटिंग के बिक रहे थे। बट फिर उन्होंने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। बात यह है ना, यूके में तब एक फिटनेस एक्सपो नाम की चीज़ होती थी, बॉडी पावर वाली, जहाँ पे कई सारे बॉडी बिल्डर्स आते थे, ब्रांड्स, सेलिब्रिटीज आते थे जो फिटनेस को प्रमोट करते थे। नौ बेन के दिमाग में आया कि यार अगर मैं वहाँ जाके अपना एक स्टॉल लगा दूँ या अपनी मार्केटिंग करूँ तो मेरे टारगेट ऑडियंस तक मैं डायरेक्टली पहुँच पाऊंगा। ये उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी। बट अगेन बात यही थी कि अभी भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे। हाँ, जैसे तैसे करके बिजनेस तो चल रहा था बट इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा था कि वो 2000 पाउंड जो उस एक्सपो में स्पेस लेने के लिए चाहिए होते थे वो दे पाए। अब अगेन कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो सोचता कि यार छोड़ जाने दे, क्या करना है। बट बेन ने ऐसा नहीं किया। बेन ने जैसे जैसे करके जितने भी पैसे जमा किए थे बैंक में पूरे मिला के 2000 पाउंड जो उनके पास हुए, उन्होंने वो सारे पैसे लगा डाले और एक्सपो में स्पेस ले ही लिया। ये हाई रिस्क वाली चीज़ थी बट हाई रिस्क के साथ उनको हाई रिवॉर्ड भी मिला। उनका टाइम उस एक्सपो में बहुत ज़्यादा अच्छा बीता। उनके सारे प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी जल्दी बिकने लग गए। कई सारे बॉडी बिल्डर, सेलिब्रिटीज़ ने उनके प्रोडक्ट को ट्राई किया। जब वो अपनी जर्नी, फिटनेस जर्नी पे ही थे, तब है ना वो बहुत सारे फिटनेस यूट्यूबर्स, मैट ऑर्गस, चेफ सीड, लेक्स लिटिल, ऐसे कई सारे लोगों के वो कंटेंट देखते थे और उनकी बातें पसंद करते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने कई सारे जो प्रोडक्ट के सैंपल्स थे, बिना सोचे फ्री में वो बहुत सारे सैंपल्स इन लोगों को भेज दिए ना। उन्होंने कुछ ऐसा रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग कुछ करेंगे। बट गेस व्हाट, लेक्स लिटिल जो थे ना, उन्होंने एक वीडियो बनाया जिम शार्क का टी शर्ट पहन के, जो देख के बेन बहुत खुश हुए। इसके बाद उन्होंने उनको कांटेक्ट किया और ऐसे करके ही जो लेक्स लिटिल थे वो जिम शार्क के पहले एथलीट बने जिसने उसे प्रमोट किया। अब ऑब्वियसली जब एक इन्फ्लुएंसर ने उसे प्रमोट किया तो उनके सेल्स भी बहुत बढ़े। और एक बात याद रखो, ये सब चीज़ें तब हो रही है जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नाम की चीज़ें लोगों को पता भी नहीं थी। और ऐसे ही स्लोली और स्टडीली धीरे धीरे उनकी टीम बढ़ना स्टार्ट हुई, उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकने लग गए। तब उन्होंने क्या किया, अपने कई सारे दोस्तों को भी काम पे रखना स्टार्ट किया पार्ट टाइम बेसिस पे। और 2012 में उन्होंने एक ट्रैक सूट डिज़ाइन किया ना। ये जो ट्रैक सूट था ना वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। उनको पता चल गया था कि यार बहुत मस्त चीज़ बना दी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया है। बट अगेन प्रॉब्लम आ गई मैन्युफैक्चरिंग की।
उनको पता था कि ये प्रोडक्ट चलेगा बहुत, बट इसके लिए उनको अगेन एक बड़ा मिनिमम ऑर्डर देना पड़ेगा ताकि वो प्रॉफिटेबल हो। सो उन्होंने क्या किया, अगेन उन्होंने वही चीज़ किया जो उन्होंने पहले की थी, रिस्क लिया। सारा पैसा जो उनके बैंक अकाउंट में उन्होंने जमा किए थे इतने साल से मेहनत करके, वो सारे पैसे उन्होंने लगा दिए और फिर नेक्स्ट ईयर के बॉडी पावर एक्सपो में वापस एक जगह ली। उन्होंने अपने सारे फेवरेट बॉडी बिल्डर्स को इन्वाइट किया। इस बार उनकी एक्सपेक्टेशन हाई थी क्योंकि पिछली बार ऑलरेडी उनको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, इसलिए उन्होंने अपने डैड, अपने सभी दोस्तों को, सबको है ना काम पे लगा दिया था और बस वो उम्मीद करने लग गए कि चीज़ें सही होगी। बट ऐसा हुआ नहीं, चीज़ें सही नहीं बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा सही हो गई। उनका प्रोडक्ट लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला कि 2 दिन के अंदर उनका जितना भी सारा प्रोडक्ट उन्होंने क्रिएट करवाया था पूरे पैसे डाल के, वो सारे बिक गए। जिसके बाद डैन और क्रेग जो उनके दोस्त थे, उन्होंने अपने फाइनल एग्जाम छोड़ के ड्रॉप आउट ले लिया और बेन की मदद करने लग गए। जहां वो नॉर्मली 300-400 पाउंड्स के सेल करते थे, इस पावर एक्सपो के बाद अगले दिन से 30 मिनट्स में उन्होंने 30,000 पाउंड्स के सेल कर डाले। उनके सारी वेबसाइट पे जितने भी आइटम्स थे सब सोल्ड आउट हो गए। और फिर इसके बाद जाके बेन ने डिसीजन लिया कि वो वीज़ा डिलीवरी और यूनिवर्सिटी दोनों को क्विट कर देंगे और अब अपनी जॉब पे पूरा फोकस करेंगे। देखो जिमशैक अब बहुत अच्छा कर रहा था। बेन वापस से सारी चीज़ें जो भी वो कमा रहे थे उसे री इन्वेस्ट कर रहे थे अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए। इसके बाद उन्होंने 7 पावर एक्सपो बार बार किए। वो दुनिया की अलग अलग जगह पे गए, जिमशैक के बारे में उन्होंने बातें करी। उन्होंने ऊपर से बहुत सारी चीज़ें करी जो उनको लगता था इंपॉर्टेंट थी। बट फिर 2015 में ब्लैक फ्राइडे आया, जब उनको मालूम पड़ा कि बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो उन्होंने नहीं करी थी। बात ये थी कि 2015 में जब ब्लैक फ्राइडे की सेल आई तब उनकी वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आए, जिसके वजह से वेबसाइट कम्प्लीटली क्रैश हो गई, सब गड़बड़ हो गया। जो लोग पैसे दे रहे थे उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा था, जो लोग पैसे नहीं दे रहे थे उनको ऑर्डर चले जा रहा था, और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से उन्हें $143,000 का नुकसान हुआ। और कई सालों की मेहनत जो उन्होंने करी थी, अपना ट्रस्ट एक मार्केट में ब्रांड बनाया था, वो ब्रांड पूरा नाम खराब हो गया क्योंकि लोग उन्हें वीडियोस बना बना के गालियां देने लग गए, अपने बैड एक्सपीरियंस के बारे में लोगों को बताने लग गए, जिससे उनका ब्रांड खराब हो रहा था। सो इसके बाद बेन ने क्या किया, अगले कुछ महीनों तक पर्सनली हैंड रिटन अपॉलॉजी सेंड करी सबको। और इसके बाद बेन को रियलाइज हुआ ना कि बिजनेस देखो स्लोली ग्रो हो रहा है, वो चीज़ तो सही है, बट अगर वो चाहते हैं कि उसे ग्लोबल और बड़ा बनाए तो उनको एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, जो है स्ट्रक्चर एंड द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। जितना वो मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, कस्टमर्स, प्रोडक्ट, ये सब चीज़ पे पैसे खर्च कर रहे थे उतना नहीं, तो उससे ज़्यादा उनको फोकस करना पड़ेगा फाउंडेशंस पे, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री, टीम मेंबर्स, जो बैक एंड में एक्चुअल में पूरा प्रोसेस रन करते हैं, उन पे उनको और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी फ्रंट एंड में और अच्छी चीज़ें बढ़ेगी। इसीलिए फिर बेन ने पूरा फोकस उस पर ही करना स्टार्ट किया। उन्होंने अपने ऑपरेशंस, SOPs, स्ट्रक्चर्स पे काम करना स्टार्ट किया, जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। देखते ही देखते उनकी कंपनी कुछ लोगों से बढ़ के 900 लोगों तक पहुंच गई और 2020 में कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो $1.45 बिलियन तक पहुंच गई। और क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत पहले से ही करके रखी थी, इतनी सारी चीज़ें करके रखी थी, इसलिए जब कोविड-19 भी आया तब भी जिमशैक जो थी ना, वो यूनिकॉर्न की लेवल तक पहुंच गई 2020 में। और यूके की उन 2 में से एक यूनिकॉर्न बनी जिसने बिना फंडिंग के इतना बड़ा ब्रांड क्रिएट कर दिया यूके में, $1 बिलियन ब्रांड। ना देखो दोस्तों, ये पूरी स्टोरी थी बेन की, जिसमें मेरे हिसाब से 5 की लेसन मैंने निकाले हैं। मैं चाहूँगा आप अपने लेसन्स कमेंट करो, बट मैं अपने लेसन्स आपको बताता हूँ जो मुझे सीखने मिले बेन की स्टोरी से। प्लस मैं उन लेसन से रिलेटेड आपको बुक के रेफरेंसेस भी दे दूंगा, ताकि आप उस लेसन के बारे में अगर आप और सीखना चाहते हो, डिटेल में जाना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। पहला लेसन जो मैंने सीखा वो था स्टार्टिंग फास्ट एंड फेलिंग क्विकली। आप अगर नोटिस करोगे तो स्टार्टिंग में ही ना बेन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारी चीज़ों में फेल हुए, ताकि उनको रियलाइज हो सके कि वो कौन सी चीज़ में अच्छे हैं। प्लस एक और चीज़ उन्होंने करी कि उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन पे फोकस करना स्टार्ट किया। ये दोनों चीज़ के लिए ये दोनों बुक है आपकी जो हेल्प कर सकती है। और ये वाली बुक की तो मैंने समरी भी ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है, तो वो आप जाके देख सकते हो। ये हुआ पेंटागन का पहला लेसन। पेंटागन का सेकंड लेसन जो था वो था कि मनी इज अ वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, नॉट द सोल्यूशन। इससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग बुक है द पावर ऑफ ब्रोक, जो शार्क टैंक USA में जो डेमिन जॉन उनकी बुक है, उसके अंदर वो बताया कि कैसे कई बार लोग है ना हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सोचते हैं पैसा ही सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और ये चीज़ बेन की स्टोरी बहुत अच्छे से बताती है। पावर ऑफ ब्रोक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, उसकी भी मैंने समरी क्रिएट करी है, अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक में दे दूंगा। थर्ड लेसन जो मैंने सीखा वो है नॉट ट्रीट योर बिजनेस एज अ चोर। कई बार लोग है ना बिजनेस को बिजनेस की तरह देखते हैं, उनकी मेंटेलिटी रहती है कि यार ये बहुत टफ चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। बट अगर आप उसको वैसे देखने के बजाय उसको गेमीफाई कर दोगे और अपने बिजनेस को ज़्यादा सीरियसली लेने के बजाय
उसे एक चैलेंज की तरह इंटरेस्टिंग तरीके से करना स्टार्ट करोगे, पैशन की तरह करना स्टार्ट करोगे, तो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड ये वाली बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जिसकी समरी आप देख सकते हो। नेक्स्ट 4th लेसन है सही मार्केट पे फोकस करना। अगर आप नोटिस करोगे तो बेन को सबसे अच्छे रिजल्ट्स तब मिलना स्टार्ट किए जब वो एक्सपो पे जाना स्टार्ट किए, मतलब अपनी सही मार्केट पे जब उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए पहुंचने के लिए। एलेक्स हर्मोजी भी 100 मिलियन लीड्स और 100 मिलियन ऑफर बुक में बताते हैं कि आपका सही मार्केट को टारगेट करना कितना ज़रूरी है। और लास्ट लेसन जो मुझे पेंटागन का 5th लेसन सीखने मिला है बेन की स्टोरी से, वो है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। बेन अपने बिजनेस को है ना कुछ फ्यू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स से लेके बिलियन डॉलर तक पहुंचा पाए बिकॉज उन्होंने एक टाइम बाद अगेन अपने फाउंडेशन और बेसिक्स पे फोकस किया। अब ये बेसिक्स क्या होते हैं, अगर आप इससे रिलेटेड कंफ्यूजन है आपको समझना चाहते हो तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है द पर्सनल MBA, जिसके अंदर है ना 5 बेसिक चीज़ें बताई गई है जो हर बिजनेस में होती है और होनी चाहिए एक अच्छा बिजनेस खड़ा करने के लिए। वो क्या है, कैसे, उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसकी मैंने एक इंटरेस्टिंग सी समरी बना के डाली है जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी या फिर आई बटन डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी। वो समरी जाकर ज़रूर देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे से वो फंडामेंटल बिजनेस के आपको समझा देगी। ये तो मेरे 5 पेंटागन के लेसन हुए। आप बताना आपको कौन से लेसन सीखने मिले, 5, 3, 2, 1 कितने भी हो सकते हैं, बट जो भी लेसन आपको सीखने मिला जो मैंने नहीं बताया है, शायद वो मेरे लेसन से सिमिलर हो या फिर अलग भी हो सकता है, वो आप ज़रूर कमेंट करके बता देना। और अगर आपको ऐसी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस में और इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।